Good morning students. Today our topic is class 12 political science subject chapter number 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आज हम इसमें जो टॉपिक करने वाले हैं वो आसियान का है। तो आसियान के हम उद्देश्य और कार्यों के बारे में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले अन्य संगठनों की भांति इसका भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है, यानी कि आसियान भी एक संगठन है। जैसे कि अन्य संगठन बनाए जाते हैं, उसी जैसे यूरोपीय संघ का एक संघ बना हुआ था, तो इसी तरीके से ये भी एक संघ ही है, संगठन है। तो अन्य संगठनों की बात भी इसका जो उद्देश्य है वो एशिया के देशों की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है, इसे स्वामित्व देना होता है। इसका उद्देश्य देशों में राजनीतिक, तकनीकी, व्यापारिक, आर्थिक आदि क्षेत्र में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग द्वारा समस्याओं का हल ढूंढना है। इसका लक्ष्य दक्षिणी पूर्व एशिया के एक साझा बाजार तैयार करना और व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका क्या क्या उद्देश्य है वो मैं बताती हूँ आपको। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्थायित्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ निकट संपर्क एवं सहयोग को बनाए रखना। पॉइंट 2, सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना। पॉइंट 3, समान हित के मामलों में परस्पर सहायता और सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देना। पॉइंट 4, सदस्य देशों में के बीच विशेषतः और विश्व के अन्य भागों के साथ सामान्यतः व्यापार को विकसित करना। पॉइंट 5, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में स्थापित को सुनिश्चित करना। पॉइंट 6, संचार, पर्यटन एवं परिवहन के क्षेत्र में सहयोग करना। पॉइंट 7, आसियान का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि विनियोग, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाएं और तलाश की जाए जो आपस में संभव नहीं हो, मात्र उसी के लिए आसियान की बाहरी दृष्टि डाली जाए। पॉइंट 8, संयुक्त शोध एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम चलाना। पॉइंट 9, सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए शामिल प्रयास करना। पॉइंट नंबर 10, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय आदान प्रदान सहित दक्षिणी पूर्वी एशियाई शोध एवं अध्ययन में नए कार्य या आयामों को जोड़ना। अब हम इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो इनका कार्य है पॉइंट 1, साझा बाजार को प्रोत्साहन देना। पॉइंट 2, सांस्कृतिक सहयोग, सामाजिक कल्याण पर बल देना। पॉइंट 3, मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना। और पॉइंट नंबर 4, रासायनिक क्षेत्र में सहयोग देना। नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत में या भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का वर्णन कीजिए। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में मानव संसाधन विकास, पर्यटन तथा सांस्कृतिक जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, और जहां भारत अन्य एशियाई देशों की तुलना में अधिक लाभ उठा सकता है, वो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए वह दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में लोकतांत्रिक क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ ये भी समझनीय है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया देश भारत की तरह बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक है, और कुछ देश प्रजातांत्रिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, और यहाँ पश्चिमी मॉडल का कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि उनका समाज तथा इतिहास से पूर्व एशिया देश काफ़ी अलग है। भारत में इन देशों में अपने तकनीकी सहयोग कार्यक्रम और स्थानीय प्रशासन तथा जमीनी स्तर से जुड़ी संस्थाओं को प्रशिक्षण देकर सहायता प्रदान करना। दूसरे शब्दों में थोड़े से जो निवेश से अधिक लाभ अर्जन और पड़ोसी देशों में प्रजातंत्र को प्रोत्साहन देकर द्विपक्षीय सहयोग के जरिए समूचे आसियान क्षेत्र में सुख और शांति की स्थापना का योगदान दिया जा सकता है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ उच्च शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें इंडोनेशिया विकासशील देशों के लिए हमारे तकनीक सहयोग कार्यक्रम का प्रमुख लाभाग्राही देश है। लगभग 1000 इंडोनेशिया विशेषज्ञ तथा कर्मचारी भारत में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसने लगभग 1100 इंडोनेशियाई छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालय के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की है। मई 2007 में भारत में इंडोनेशिया में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की थी। इसके साथ ही एशिया में सर्वत्र उदारीकरण के दौर में भाषा यानी कि अंग्रेजी सीखने की युवा पीढ़ी की तेजी से मांग बढ़ रही है। इसी प्रकार चाहे म्यांमार हो या फिर कंबोडिया हो या लाओस हो, हमारे अंग्रेजी भाषा के शिक्षक न केवल ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा कम लागत पर प्रशिक्षण प्रदान करने के सक्षम हैं, बल्कि ये सेतु का भी काम कर सकते हैं। भारत में आईटी क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। इसीलिए कई जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश न केवल
हमारे ITI और IIM के अध्ययन हेतु इच्छुक है, बल्कि अपने देश के परिसर स्थापित करने के लिए भी वो इच्छुक है। निसंदेह यहाँ भारतीय मूल के व्यावसायिकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत और दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के बीच 2000 वर्षों से अधिक पुराने संबंध रहे, इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ा जाए तो सांस्कृतिक, कूटनीतिक, बहुविध परंपराएं और विभिन्नताओं में एकता के आधार पर इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के लाभ, यानी कि जो आर्थिक सुधार किए गए थे चीन के लोगों द्वारा, तो उसके क्या लाभ हुए थे। तो लाभ का पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा कि चीन की आर्थिक विकास दर में तेजी से वृद्धि हुई थी, जो विश्व में सबसे अधिक कही जा सकती है। पॉइंट 2, चीन की कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। पॉइंट 3, चीन में ग्रामीण उद्योगों के तेजी से विकास के साथ साथ औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेजी से विकास हुआ था। पॉइंट नंबर 4, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के कारण विदेश पूंजी निवेश में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। पॉइंट 5, विश्व अर्थव्यवस्था के जुड़ाव के कारण विदेशी व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी। तो इनके अतिरिक्त ये भी कहा जा सकता है कि चीन के निरंतर आर्थिक विकास से प्रभावित होकर ही दुनिया के अन्य देश जैसे अमेरिका, जापान, रूस, आसियान आदि देश भी चीन के साथ अपने संबंधों को व्यावसायिक साझेदारी के रूप में निरंतर सुधारने में प्रयास करें। तो आज के लिए हमारे इतना ही होगा, जो कि 3 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट आपको राइट भी करने हैं, साथ साथ लर्न भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड